नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। देश की राजधानी दिल्ली में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। नेता अपने वादों नारों की पोटली लेकर जनता को लुभाने के खेल में जुट गए हैं, तो जनता भी बेहद खामोशी के साथ सबके लॉलीपॉप का पोस्टमार्टम अपने दिमाग के ऑपरेशन थिएटर में कर रही है। लिहाजा बड़ी बहस में सवाल दिलचस्प हो चला है कि अब की बार दिल्ली में बनेगी किसकी सरकार। इस सवाल के जवाब में क्या कहता है इंडिया न्यूज, सी वोटर और द संडे गार्डियन का सबसे ताजा सर्वे, वो आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले इस वक्त की संयोजक अरविंद केजरीवाल जल लोकपाल के मुद्दे को छोड़कर दिल्ली डायलॉग में जुटे हैं। कांग्रेस के नेता मेट्रो में सफर करने वालों का मूड भांप रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह अपने सभी सांसदों को दिल्ली का रण जीतने के लिए उतारने वाले हैं। ये तैयारी तब है जब दिल्ली में अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि सभी दलों को लेकर इस बार क्या सोचती है दिल्ली की जनता। क्या वो केजरीवाल को सीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए माफ करेगी? क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी वोट के वक्त लोग मोदी पर भरोसा करेंगे? क्या आपके नेताओं का पार्टी छोड़ना बीजेपी को फायदा करेगा? इन्हीं तमाम सवालों के साथ इंडिया न्यूज, संडे गार्डियन और सी वोटर ने दिल्ली की जनता के बीच जाकर किया सबसे ताजा सर्वे और इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश की कि अब की बार दिल्ली में बनेगी किसकी सरकार। तो हमारे साथ इस मुद्दे पर कई सारे खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी, हमारे साथ कांग्रेस के नेता मुकेश शर्मा जी जुड़ गए हैं, हमारे साथ शहजाद पूनावाला जी हैं जो कि यूथ फॉर कांग्रेस के फाउंडर हैं, हमारे साथ मौलाना कल्बे रुशेद रिजवी साहब हैं जो कि सीनियर लीडर हैं, आप पार्टी के मेंबर हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। हमारे साथ विनोद कुमार बिन्नी जी हैं जो कि एक्स एमएलए हैं लक्ष्मी नगर के। हमारे साथ एनके सिंह साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और हम आपको सर्वे के तमाम सवाल बारी बारी से दिखाएंगे। हम सबसे पहले चलते हैं अनुराग मुस्कान के पास। सर्वे का पहला सवाल ले लेते हैं, क्या सोचती है दिल्ली की जनता इन तमाम सवालों के बारे में? शुक्रिया दीपक जी। सर्वे बहुत दिलचस्प था और सर्वे के नतीजे भी बहुत दिलचस्प हैं। सबसे पहला सवाल कि केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जो 49 दिन की सरकार चलाने के बाद जनता के बीच से मुख्यमंत्री का पद छोड़कर भाग गए थे, क्या वो अपनी साख वापस कायम कर पाए हैं? ये सबसे पहला और अहम सवाल था। मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद केजरीवाल अपनी साख वापस कायम कर पाए हैं या नहीं? आप देख सकते हैं साख अभी कभी खत्म नहीं हुई। ये 7%, केवल 7% लोगों का मानना है कि साख उनकी कभी खत्म नहीं हुई। जो पैठ उन्होंने जनता में बनाई थी वो कायम है। साख कम हुई थी, अब वापस पा लिए। भागे थे तो साख कम हो गई थी, लेकिन अब दोबारा जब से वो जनता के बीच में है वापस पा लिए। ऐसे मानने वाले केवल 25% लोग हैं। इसके नीचे वाला आंकड़ा देखिए कितना दिलचस्प है कि कभी साख कायम नहीं कर पाए। भागने के बाद से दोबारा साख उनकी कायम नहीं हुई। 64% लोगों का मानना है कि केजरीवाल दोबारा दिल्ली में अपनी साख कायम नहीं कर पाए और 4% लोग ऐसे हैं जिन्हें केजरीवाल से कोई लेना देना नहीं है। वो नहीं जानते कि साख उन्होंने वापस पाई या खो दी। दीपक जी, अनुराग, आपको क्या लगता है, साख पाई या खो दी? मुझे तो लगता है कि उन्होंने साख वापस पाई तो नहीं है। हाँ, वो हास्य का पात्र अब जरूर बन गए हैं। अब ये एहसास उन्हें खुद को है या नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। ये आप नहीं कह सकते, लेकिन मौलाना साहब क्या सोचते हैं? मौलाना साहब? नहीं, बिल्कुल दीपक जी, मैं ये कह सकता हूं कि वो कोई 10 बार चीफ मिनिस्टर नहीं हुए हैं और 11वीं बार के लिए कोई कोशिश जारी नहीं है। नहीं, एक बार हुए थे, उसी में साख खो दी। कभी भी सीएम बनना अरविंद केजरीवाल का मकसद नहीं था। मकसद था एक अच्छी सरकार देना, मकसद था एक ईमानदार सरकार देना। और साख का जहां तक सवाल है, चंद दिनों की बात है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, बहुत सामने है आपको समझ में आ जाएगा और लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि साख बयानों में नहीं रहती, साख वोटरों के पास उनके वोटों में रहती है। नहीं, वोटों में तो रहती है, लेकिन इन पब्लिक परसेप्शन मैटर्स, एक पुरानी अंग्रेजी की कहावत है जिसमें कहा जाता है कि साख ही मैटर करती है लोगों के जहन में, लोगों के दिली दिमाग में। अगर साख ही नहीं है तो वोट करेगा ही नहीं आपको जनाब, वोट मिलेगा ही नहीं आपको। देखिए, मैं जहां तक दीपक भाई जानता हूं, जिन दिल्ली के इलाकों में मेरा जाना हुआ है और मैंने लोगों से खुद राब्ता कायम किया है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि लोग अरविंद केजरीवाल को मानते हैं कि वो ईमानदार हैं। मेरे ख्याल से यही हमारी जीत है सबसे बड़ी। दूसरी बात यह है कि लोग ये भी मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल मोदी जी को भी ईमानदार मानते हैं।
देखिए, असल में यहाँ मुद्दा अरविंद जी का है, तो मैं अरविंद जी के लिए बात कहना जरूरी समझूंगा कि देखिए, लोगों के दरमियान साख उनकी है। अब आपको क्या परसेंटेज मिल रहा है, आप किस परसेंटेज का तस्करा कर रहे हैं, मैं इससे वाकिफ नहीं हूं, लेकिन मैं ये दुआ जरूर करूंगा कि मेरा परसेंटेज 64 है। अगर कायम नहीं कर पाए 64% लोग बोलते तो हैं। मेरी दुआ ये है कि ये 64% जो है बदल के साख कायम होने में हो जाए। देखते हैं कि क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। वैसे मुझे कहना है, क्योंकि मौलाना साहब ने कहा है कि भाई बोर्ड तय करती है, तो जो पिछला चुनाव देश में हुआ है उसमें 98% लोगों ने की सीटों पर इनकी जमानत जब्त हुई है और जनता के हिसाब से हुई है। और मुझे लगता है सर्वे शायद आपका 64% ये गलत है, ये 98% 97% होना चाहिए था। अगर कायम नहीं कर पाए, क्योंकि दिल्ली का जो पूरे देश में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि 98% सीटों पर इनकी जमानत जब्त हुई थी। इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि उनकी साख बची है या रही है। इससे बिल्कुल स्पष्ट, कहीं संशय नहीं बचता है किसी चीज में भी, बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है वोटों के आधार पर। इसका सीधा सा जवाब दीपक भाई मैं ये देना चाहूंगा कि लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन एंड वोटर्स में लोकसभा में वोटर नहीं होता क्या, विधानसभा में वोटर कहीं और से आता है। भाई सोच के आधार पर आदमी वोट डालता है, हमेशा सब चीज तय करके डालता है। आपने ही उसका मापदंड बनाया था लोगों के वोट को, और उसी के आधार पर हमने जो पिछला रिजल्ट आया उसको लोगों के सामने रखा। ये तो आप खुद देख लीजिए क्या चीज है क्या नहीं। साख जो है अपनी जो स्टैंड की कंसिस्टेंसी है उस पे है। आपने लोकपाल के मुद्दे पे सरकार छोड़ी, आपने लोकपाल पे कैंपेन चला के राजनीति में आए, और उसके बाद जहां पे बीजेपी सरकार ने लोकपाल तो अब तक आयोग ने किया। मौलाना साहब की बात को आगे बढ़ा रहा हूं, जो इन्होंने मापदंड रखा है, आपके बीच में तो मैं नहीं बोलता, पर आप बीच में सब जगह नहीं, मैं सब जगह नहीं बोल रहा, बोलने आपकी बात को आगे बढ़ाया। जी हमें थोड़ा सा समय दीजिए, ले लीजिए पूरा। तो पिछले 6 महीने से या जितने महीने से सरकार छोड़ी है, मौलाना साहब आप हमें ये बता दीजिए कि आपके जो अडिग नेता है वो क्यों लोकपाल के मुद्दे पे इतने शांत है। एक धरना नहीं, एक प्रोटेस्ट नहीं, इसीलिए तो आपकी साख गिर रही है। जो वादे आपने किए, जिस प्रकार से बीजेपी ने काले धन पे किए, आपने लोकपाल पे किए, दोनों जगह यू टर्न हो गए। एक बड़ा यू टर्न लेता है, एक छोटा यू टर्न लेता है। इसीलिए आपकी साख पूरी तरह से खाक हो चुकी है एक तरीके से, और यही दिख रहा है। साख खाक हो चुकी है। मुकेश शर्मा जी आप क्या कहेंगे, क्या साख बिट चुकी है अरविंद केजरीवाल की, आपको क्या लगता है? देखिए, मेरा कहना इसमें स्पष्ट रूप से है, जो अभी कहा गया कि लोकपाल और स्वराज 2 मुद्दे इन्होंने छोड़ दिए हैं। और जिस दिन से श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, श्री अरविंद केजरीवाल को सांप सूंघ गया है। उन्होंने लोकपाल भी मुद्दा छोड़ दिया है, स्वराज भी छोड़ दिया है, और अब वो काले धन की बात भी नहीं कर रहे, अब वो रिलायंस की बात भी नहीं कर रहे हैं। अब तो वो हाथ जोड़ते फिर रहे हैं, एक बार किसने बनवा दो दोबारा। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में एक इतिहास बन चुके हैं। अब कभी दोबारा उनकी वापसी नहीं होगी, और सीधी सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की होने वाली है। काले धन के बारे में कहा गया था देश के हर आदमी को 5 लाख रुपए उसके घर पहुंच जाएंगे 100 दिन के अंदर। बहुत बड़े बड़े वायदे नरेंद्र मोदी जी ने किए थे देश के लोगों से। ये दोनों पार्टियां, इनकी नींव झूठ पर आधारित है। विजयेंद्र गुप्ता जी क्या कहेंगे आप? 15-15 लाख घर पहुंचने की बात कही थी। देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है, और बिना मुद्दों के विरोध करना चाहती है कांग्रेस। और जिस काले धन के मामले में कांग्रेस ने 3 साल तक एसआईटी का गठन नहीं किया, क्योंकि सबको मालूम है कि विदेशों में खाते किन राजनीतिक पार्टी के किन लोगों के हो सकते हैं, तो इसलिए कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहाने की कोशिश कर रही है। और अगर कांग्रेस अपनी भूमिका सही निभाती तो भारतीय जनता पार्टी को काले धन को मुद्दा बनाने की जरूरत ही नहीं थी। हम पूरी तरह से कमिटेड हैं। सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद तमाम तहकीकात सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन में चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूरा मामला अपने हाथ में ले लिया है, और इंटरनेशनल ट्रीटीज को ध्यान में रख करके सुप्रीम कोर्ट सही समय पर सही प्रकार के निर्णय ले रहा है। इसमें कोई राजनीतिक दल को बोलने का मतलब साफ है कि उनके पास देश के जनता की बात करने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा है, और इसलिए वो उन मुद्दों को उठा रहे हैं जिन मुद्दों का लॉजिकली कोई रेलेवेंसी नहीं है। लॉजिकली घर पहुंचे नहीं पहुंचे तो बता दो। ये सब विजेंद्र गुप्ता, सुप्रीम कोर्ट ने आपकी पार्टी के बारे में ये कहा कि आपके हाथ में छोड़ दे तो जिंदगी भर काला धन नहीं आएगा, और आपको ऑर्डर किया कि आप नाम डिस्क्लोज करें, क्योंकि जनता में इनको खैर वैसे हम काले धन पे बहस नहीं कर रहे हैं, उस पर हम बहस कल करेंगे। इनके सिंह सर, क्या साख जब टूट जाती है, कहते हैं कि
इट्स लाइक अ चाइना बॉल, वंस ब्रोकन इट्स ऑलवेज ब्रोकन। उसको जोड़ना फेविकोल से बड़ा मुश्किल होता है। तो एक बार साख टूट जाती है तो क्या जुड़ना उसका वाकई मुश्किल होता है? देखिए, साख से आपकी मुराद क्या है, मैं पहले ये एक्सप्लेन कर दूं। शायद साख से मतलब पब्लिक एंडोर्समेंट का है, जन स्वीकार्यता का है, पब्लिक क्रेडिबिलिटी का भी। हाँ, क्रेडिबिलिटी की बात अभी कोई ऐसी नहीं आई है। जन स्वीकार्यता क्रेडिबिलिटी के साथ ही चलती है। जन स्वीकार्यता कम हुई है, उसकी वजह यह है कि बहुत अच्छा कहा, एक तो मैं परसेप्शन की बात कर रहे हैं सर। हाँ, वही परसेप्शन में बिल्कुल नीचे आई है। स्वीकार्यता एक्सेप्टेंस हो जाएगी। स्वीकार्यता एक्सेप्टेंस हो जाएगी। असल में जब पॉलिटिक्स में आता है तो स्वीकार्यता ही मतलब रखती है, बाकी आपका क्या है वो कोई बहुत मायने नहीं रखता। जन स्वीकार्यता घटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक तो हम रिजवी साहब की बात से इत्तेफाक नहीं रखते। उन्होंने जो कहा कि वो उनका मुख्यमंत्री बनना कोई वो लक्ष्य नहीं था। आप पॉलिटिक्स में कोई मंदिर में घंटा बजाने नहीं आते हैं, आप आते हैं मुख्यमंत्री बनने, और तभी तो कर सकते हैं परिवर्तन। तो आप मुख्यमंत्री बनने आए हैं और बिल्कुल सही है। मैंने उस समय भी याद है मुझे, अरविंद से मैंने कहा भी था कि पॉलिटिक्स इस आंदोलन की परिणत नहीं हो सकती, आपको पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि अगर आप पॉलिटिक्स में आए तो नेचुरली समाज को बदलने के लिए आए, गवर्नेंस के लिए आए, और उसके लिए आप चीफ मिनिस्टर बने। तो एक तो वो था कि आप अचानक छोड़ दिए, तो वो आपका पर्पस डिफीट हो गया। दूसरा ये था कि इस पार्टी की उपज भी हुई है सिस्टम को चैलेंज करने के लिए। इस पार्टी का जन आक्रोश की उपज था, वो जो करप्शन का सोसाइटी थी जो नाराज थी करप्शन से, उसकी पैदाइश है अरविंद केजरीवाल की पार्टी। तो इसको लगातार वो चैलेंज जो देना था सिस्टम को, वो नहीं दे पाई है। शायद पॉलिटिक्स की मजबूरी रही होगी कि वो चैलेंज नहीं दे पा रही है। तो जो हम वॉच कर रहे थे कि लगातार अरविंद केजरीवाल उसी भाव में रहेंगे, मुझे लगता है कि वो भाव कहीं खत्म हो गया। तो एक जन स्वीकार्यता बेहद घटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा ये हुआ कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद जिस बुनियाद पे ये खड़े थे, कमोबेश वही बुनियाद नरेंद्र मोदी की भी है। करप्शन के खिलाफ एक पावरफुल लीडर चाहिए, नरेंद्र मोदी में वो है। एक इफेक्टिव लीडर चाहिए, वो है। एक सुयोग एबल एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, वो नरेंद्र मोदी में है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी यह है कि वो कहां तक कर पाते हैं, ये मेरे ख्याल से बाकी अब पॉलिटिकल लोग बताएं। लेकिन फैक्ट ये है कि वो जो स्पेस था जो अरविंद केजरीवाल ने भरना चाहा था, वो स्पेस अचानक खाली हुआ। मोदी जी के आने के बाद वो स्पेस मोदी जी ने ले लिया। तो इस समय मोदी जी का आना, और मैं आज भी कहता हूं कि मोदी जी अगर सीन से हट जाएं दिल्ली इलेक्शन से, उसके बाद अरविंद केजरीवाल को अगर आप देखें तो शायद मोस्ट टावरिंग लीडर होंगे। लेकिन जब तक मोदी जी हैं तब तक मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को हम यही मान सकते हैं कि साख में कमी आई है, जन स्वीकार्यता उनकी कम हुई है। एनके सिंह सर, इस सवाल पर हम आएंगे क्योंकि बहुत दिलचस्प बात कही है। इस सवाल पर हम आएंगे, बहुत जल्द आएंगे। लेकिन मौलाना साहब, मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहता हूँ कि क्या सिस्टम के बाहर रहकर सिस्टम को चैलेंज करने वाला व्यक्ति सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम को नहीं चला सकता? ये अरविंद केजरीवाल ने प्रूव कर दिया है। नहीं दीपक भाई, ऐसा नहीं है। मैं एक मिसाल हमेशा दिया करता हूं। हिंदुस्तान की सियासत में मेरे बड़े भाई हैं एनके सिंह साहब, बड़े बाइज़्ज़त शख्सियत हैं। मैं बस एक जुमले से मजाहाना ये जुमला कहना चाहूंगा कि मंदिर की घंटियां मंदिरों में बजती हैं, पर सियासत की घंटियां दिलों में। और मैं मानता हूं सचिवालय में बजती हैं वो। मैं मानता हूं इस बात को जो उन्होंने कहा, लेकिन मैं जितना जानता हूं, मैं इतना समझता हूं कि हिंदुस्तान की सियासत में तब्दीली उस वक्त आई जब हिंदुस्तान खुद तब्दीली चाहता था। क्योंकि अगर आप देखें, उस वक्त तक हालात बदलते नहीं हैं जब तक लोग हालात को बदलना ना चाहें। मैं जितना जानता हूं अरविंद केजरीवाल के बारे में, मैं इतना जानता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने उस वक्त आवाज उठाई जब कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। और सोशल जंग से सियासत के मैदान तक का यह सफर इतना आसान नहीं था। मगर जब लोगों का सपोर्ट मिला और वो कुछ ना थे और यहां तक आ गए, तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि सिस्टम के अंदर रह के जो आप काम कर सकते हैं वो आप बाहर रह के नहीं कर सकते। क्योंकि अपने मकान की हिफाजत जितना आप जाग के कर सकते हैं, पहरेदार के चिल्लाने से नहीं कर सकते। बिल्कुल। अब हम दूसरा सवाल ले लेते हैं। और दूसरा सवाल क्या है अनुराग? देखिए दीपक जी, दूसरा सवाल यह है कि इस आने वाले विधानसभा चुनाव में जो जनता है दिल्ली की, वो इनमें से किसके लिए वोट देगी, वो किस लिए वोट करेंगे, उनकी प्राथमिकता क्या होगी वोट देने की? किसी दल का समर्थन करने के लिए वोट देंगे, ऐसा कहना था 14% लोगों का। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री को चुनने के लिए वोट देंगे, ऐसा कहना था
28% लोगों का। स्थानीय उम्मीदवार के समर्थन के लिए वोट देंगे 6% लोगों ने कहा। इसके अलावा खास समस्या को ध्यान में रखकर वोट देंगे, ये 19% लोगों का कहना है। मुख्यमंत्री को चुनने के लिए वोट देंगे, ऐसा कहना था 28% लोगों का। स्थानीय उम्मीदवार के समर्थन के लिए वोट देंगे 6% लोगों ने कहा। इसके अलावा खास समस्या को ध्यान में रखकर वोट देंगे, ये 19% लोगों का कहना था कि वो खास समस्या को ध्यान में रखकर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। प्रधानमंत्री के समर्थन में वोट करने वाले 29% लोग थे। और क्यों वोट करना है, किस लिए वोट करना है, जो अपनी प्राथमिकता तय नहीं कर पाए हैं, ऐसे 4% लोग थे। प्राथमिकता तय नहीं कर पाए हैं ऐसे 4% लोग हैं। अनुराग, आपको क्या लगता है, अगर आप मत डालेंगे तो क्या सोचकर मत डालेंगे? देखिए, जनता से जो जुड़े हुए सरोकार हैं दीपक, वो प्राथमिकता पर हमेशा जनता के भी रहते हैं और मेरे भी वही रहेंगे। अरविंद केजरीवाल ने बिजली के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाया, पानी के नाम पर बेवकूफ बनाया। मुझे अगर किसी पार्टी से ये कन्विंस सुनने को मिले कि वो बिजली और पानी के मुद्दे पर दिल्ली वासियों को राहत देगी, तो निश्चित तौर पर वो मेरी प्राथमिकता लिस्ट में होगा। बिल्कुल, प्राथमिकताएं आम जनता की बिजली, पानी और सड़क हैं और जो इन प्राथमिकताओं को पूरा करेगा जनता उसी की तरफ झुकेगी, ये एक बेहद तय बात है। और पिछली बार अरविंद केजरीवाल ने भले से बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए हों, लेकिन उन पोस्टरों की हकीकत हर कोई जानता है कि उन पोस्टरों की हकीकत वाकई क्या थी। यहां पर भी एक जो बड़ा तबका देखने को मिल रहा है वो कह रहा है कि प्रधानमंत्री के समर्थन में वो वोट डालेंगे। सबसे ज्यादा परसेंटेज उन्हीं का है। मुकेश शर्मा जी, ऐसे में तो आपकी लुटिया डूब गई। अब दीपक चौरसिया जी समय बताएगा किसकी लुटिया डूबी है, लेकिन मैं एक बात आपको अवश्य कह दूं, मैं मुस्कान जी की बात को ही मैं ओके कर रहा हूं कि बिजली पानी, क्या ये सही नहीं है कि लोकसभा चुनाव के बाद 30% बिजली दिल्ली में महंगी हुई है। बिजली कंपनियों ने जबरदस्ती लोगों के लोड बढ़ा दिए हैं। 7% बिजली इन्होंने बढ़ाई थी, हमारे आंदोलन के बाद वापिस ली। 14% बिजली विधानसभा चुनाव के बाद बढ़ाने वाले हैं। और क्या एक छोटा सवाल है, क्या एक बच्चा अपने स्कूल के कागज पर दस्तखत करवाने नरेंद्र मोदी जी के घर जाएगा? क्या मोहन गार्डन की एक बहन हॉस्पिटल बनवाने मोदी जी के घर जाएगी? क्या अनऑथराइज्ड कॉलोनी के लोग सड़क बनवाने के लिए मोदी जी के घर जाएंगे? लोग दिल्ली में लोकल इश्यूज पर वोट डालने वाले हैं। 15 साल दिल्ली में कांग्रेस ने काम किया था और लोग दिल्ली में कांग्रेस की वापसी करने जा रहे हैं। क्या एक मोहन गार्डन की बहन क्या शीला दीक्षित के घर जाती थी हॉस्पिटल बनवाने के लिए 15 साल? मुझे इसका जवाब दीजिए मुकेश शर्मा जी। या प्राइमरी स्कूल का बच्चा शीला दीक्षित के घर जाता था ट्रांसफर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए? जरूरत नहीं थी। सुनिए दीपक चौरसिया जी, मुकेश शर्मा वहां का विधायक था, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं थी। जो वर्तमान विधायक है तो ढूंढा हुआ नहीं मिल रहा। दस्तखत करने मोदी जी नहीं जाएंगे, बच्चों के सड़क बनाने मोदी जी नहीं जाएंगे। अरे तो शीला दीक्षित जी थोड़ी जाती थी सड़क बनाने, शीला दीक्षित थोड़ी जी जाती थी। नहीं, मुकेश जी का छोड़िए, सड़क बनाने शीला दीक्षित थोड़ी जाती थी। काम करते थे, हमारे एमएलए काम करते थे, तो वहां पर भी एमएलए काम करेंगे, वहां पर भी एमएलए काम करेंगे। हालत क्या है? कोई सिटिंग एमएलए नहीं मिल रहा दिल्ली में। वो तो आप पार्टी के एमएलए हैं ना, दिल्ली में नहीं मिल रहा है। वो तो आप पार्टी के एमएलए हैं, बीजेपी के एमएलए हैं, वो तो सब एक से एमएलए हो गए। अब दीपक चौरसिया जी फिर सुन लीजिए आप, मैं आपको कुछ जमीन की हकीकत बता दूं। आप सर्वे करवाइए हर विधानसभा क्षेत्र में कि वो अपने सिटिंग एमएलए से खुश हैं या नहीं है, आपको पता लगेगा दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है। आप तो मेट्रो में चल रहे हैं। आप नरेंद्र मोदी जी के सवाल पर आइए। मुकेश शर्मा जी, आप तो मेट्रो में चल रहे हैं, आपको जमीनी हकीकत तो पता नहीं है। डेवलपमेंट को देख रहे हैं। हाँ, मेट्रो दिल्ली में हमने चलवाई है, मेट्रो कांग्रेस ने चलाई है। हम मोनोरेल चला लेते, इन्होंने मोनोरेल का प्रोजेक्ट गड्ढे में डाल दिया है। आज मोनोरेल एक सपना बनकर रह गई है दिल्ली के लोगों के लिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, आप तो मेट्रो में घूम रहे हैं, जमीनी हकीकत आपको पता है क्या? क्या हुआ है दिल्ली की डेवलपमेंट? आज 11 महीने में दिल्ली का बेड़ा कर दिया इन लोगों ने। अच्छा, विजेंद्र गुप्ता जी ये पूछ रहे हैं कि दिल्ली की सड़क बनाने मोदी जी आएंगे क्या? क्योंकि हमारा सर्वे ये कह रहा है कि 29% लोग ये कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री के नाम पर वोट करेंगे, जो सबसे ज्यादा परसेंटेज है।
दीपक जी, चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई और पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, सबको मोदी जी का फोबिया हो गया है और मोदी जी से इस तरह से ये त्रस्त और ग्रस्त हैं कि मुझे इनकी स्थिति पर दया आती है। दयनीय स्थिति में है ये दोनों दल, क्योंकि बात भी ठीक है, जब कश्मीर वैली में मोदी जी के नाम पर लोग 71% वोट करने के लिए बाहर आ जाते हैं और जबकि अलगाववादियों ने धमकी दी, डिक्लेयर हो गए क्या जम्मू कश्मीर के? तो फिर दिल्ली में मोदी जी के लिए लोग अगर दीवाने हैं तो ये तो पक्की बात है कि ये कांग्रेस के लिए भी और आम आदमी पार्टी के लिए भी ये फोबिया तो होगा ही, ये दहशत, ये भय तो पैदा इनके मन में होगा। लेकिन इतना जरूर है कि दिल्ली को एक मजबूत और सशक्त सरकार मिलेगी और मोदी जी चूंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, वो निश्चित रूप से, क्योंकि दिल्ली को मैं एक तरह से केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही देख रहा हूं। अगर विधानसभा का लेवल हम देखें तो आज भी 60% काम मोदी जी के अधिकार क्षेत्र में आते हैं दिल्ली के विकास के। तो लोग निश्चित रूप से मोदी जी को ध्यान में रख करके दिल्ली में मतदान करेंगे। 1 और 1 11 के रूप में वो देखते हैं दिल्ली की सरकार और केंद्र की सरकार जब एक ही दल की होगी और मोदी जी उसके नेता होंगे तो निश्चित रूप से दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व सफलता मिलने वाली है। ये अच्छी बात है कि आपने स्वीकार कर लिया कि आपका दिल्ली पे शासन है पिछले 6 महीनों से। तो आपने मुझे ये बताइए कि कानून व्यवस्था जो त्रिलोकपुरी और बवाना में बिगड़ी है, घबरा रहे हैं। मुझे देखिए विजेंदर जी, आप जवाब दीजिए। आप घबराने की बात छोड़ दीजिए। जिस पार्टी से चर्चा में एक आदमी भी ज्यादा है वहाँ आपने 2 बिठा रखे हैं। आप देख सकते हैं कांग्रेस की हालत के, इनके नेता कितने खाली हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी हारेंगे ना, और जनता के सामने तो जाकर खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि जनता के पास किस मुंह से जाएंगे। विजेंद्र गुप्ता हर जी, जगह से कांग्रेस साफ हो रही है। विजेंद्र गुप्ता जी, भारत का सपना। विजेंद्र गुप्ता जी, आप कितने लोगों को आम आदमी पार्टी से ले रहे और नहीं ले रहे, ये सारी दुनिया को पता है। मुझे लगता है कि ये दोनों नेता, इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, क्योंकि 15 मैं आपको मुद्दे की बात कर रहा हूँ, आप जवाब ही नहीं दे रहे। विजेंद्र जी, इनका केंद्र में पहले ये बताइए, किस मुंह से ये यहाँ पर गुप्ता जी ये बताइए, त्रिलोकपुरी और बवाना में जो हादसे हुए उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अरे आप किस मुंह से बात कर रहे रहे हैं? हैं? समझ में आ रहा कि ये किस आधार पर आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? आपके एक्स एमएलए उसमें शामिल थे पूरे दंगों के माहौल में, और जनता ने आपको नकार दिया। जनता ने आपको भी 60 साल नकारा। आपके शासन से सरकार, जनता पूरी तरह से त्रस्त है। विजेंद्र गुप्ता जी, आपसे 3 सवाल है। एक सवाल इतना मोदी जी को जनता उतना कांग्रेस का शर्मा जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। बेहाल कर देगी। विजेंद्र गुप्ता जी, छोड़िए विजेंद्र गुप्ता जी, आप ये तय करिए विजेंद्र कि जिस सीट पर हारेंगे नरेंद्र मोदी हारेंगे, आप वहाँ भर रहे हैं। ये एक सेकेंड, ये मुद्दे की जो लोग दिल्ली की जनता का, जो लोकतंत्र का सम्मान नहीं कर सकते और वो ये कहते हैं कि मोदी जी के पास अटैच कराने जाएंगे, लोग वोट दे रहे हैं। उन लोगों से क्या बात दूसरे करें? में मुख्यमंत्री के लिए 28% दे रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली न तो कांग्रेस ने न बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री डिसाइड किया है। ऐसे में एक ही पार्टी है जो कि अपना मुख्यमंत्री दे रही है, वो है आप। तो ऐसे में क्या जरूरी नहीं था कि बीजेपी से ये सवाल बने कि भाई 29% तो मोदी जी को मिल रहे हैं, अगर 28% और लेने हैं तो अपना चीफ मिनिस्टर भी डिक्लेयर कर दो, विजेंद्र गुप्ता को ही डिक्लेयर कर दो। लेकिन अभी तक बीजेपी अपना मुख्यमंत्री नहीं दे रही है, तो लगता नहीं है कि ये जो वोट है 28% जो आया है कि हम मुख्यमंत्री के नाम पे वोट देंगे, कौन होता है, तो वो इनके लिए नुकसान का सौदा है अगर मुख्यमंत्री का नाम नहीं देते हैं। वो सर सवाल अगला है, तो अनुराग हम अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा, ओह जी दीपक, अगला सवाल भी बेहद दिलचस्प था और अगला सवाल ये था कि क्या सीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी के पास अरविंद केजरीवाल से ज्यादा लोकप्रिय चेहरा नहीं है? सवाल एक बार फिर देख लें, क्या सीएम उम्मीदवार के लिए बीजेपी के पास केजरीवाल से अधिक लोकप्रिय उम्मीदवार नहीं है? इस सवाल के जवाब में 62% लोगों ने हां कहा है, 30% नहीं कहते हैं और 8% को पता नहीं है। दीपक। मौलाना साहब जी, तो अरविंद केजरीवाल सबसे लोकप्रिय चेहरा है जी बिल्कुल। अब तो मुस्कुरा दीजिए आप। बिल्कुल, मैं तो शुरू से ही मुस्कुरा रहा हूं। मैं तो एतराज सुन के भी मुस्कुराता हूं क्योंकि उसमें अच्छा होता है, आदमी को सुधरना आता है, चलना आता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मैं 20-25 मिनट नहीं, पिछले 3 एपिसोड में आपके यहाँ दीपक भाई आया हूं। मैं देख रहा था कि इतने नेता हैं हमारे देश में, लेकिन टॉक अरविंद से शुरू होती है और अरविंद पे खत्म होती है, यानी मोदी से शुरू होती है और मोदी पे खत्म हो जाती है। आप कह रहे हैं, बट जो तस्वीर आप दिखाते हैं अपने स्क्रीन पे दीपक भाई, जितना आप दिखते हैं उतने ही अरविंद केजरीवाल दिखते हैं।
तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं अरविंद पे बहस होना इस बात की दलील है कि उस शख्स में पोटेंशियल है। और आप किसी से भी सवाल कर लें, अगर नेगेटिवली पूछे, मैं सवाल करूं कि क्या अरविंद खुदा ना करे चोर है, क्या अरविंद ने डाका डाला है, क्या अरविंद ने किसी का माल छीना है, माल लूटा है, क्या अरविंद बेईमान है, तो सब कहेंगे नहीं, अरविंद ईमानदार है। मैं समझता हूं हिंदुस्तान की सियासत में बहुत बड़ा चेंज है, भावनाओं के साथ बहुत खेला बड़ा है। दीपक भाई, उन्होंने लेट मी दिल्ली के कंप्लीट। लोगों की भावनाओं के साथ धोखा किया है, जिसके लिए वो बार बार माफी मांग रहे हैं। ये एक हकीकत है जिसको आपको मानना पड़ेगा मौलाना साहब। लेट मी कंप्लीट इसके दीपक लिए भाई, उन्होंने बार बार माफी मांगी है। दीपक भाई लेट मी कंप्लीट। हिंदुस्तान में नेताओं की छवि ऐसी थी कि कोई मां नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा बड़ा हो के नेता हो, मगर अरविंद ने ऐसी किरदार को पेश किया है कि हिंदुस्तान नहीं, दिल्ली की स्पेशली माएं कम से कम ये चाहेंगी कि उनका बेटा बड़ा हो के अरविंद जरूर बने। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये डिबेट माओ को अपने बेटों को किस प्रकार बनाना है, मोदी या अरविंद केजरीवाल, इस पर है। आप दिल्ली के मुद्दों के बारे में तो आप दोनों नहीं बात कर रहे। बीजेपी से कहो कि कानून व्यवस्था में त्रिलोकपुरी बवाना में क्या हुआ तो कहते हैं मोदी जी है, आप बौखला गए हो। आपसे पूछो कि आपने 18 वादों में से कितने वादे पूरे किए। एक सेकेंड मौलाना साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आपने बिजली पे क्या किया? बिजली आज 15 सालों में पहली बार बिजली गायब हो गई 16 मई के बाद। आप लोगों ने कानून व्यवस्था पे क्या किया? ट्रैफिक, पानी, ये मुद्दे हैं। मेट्रो कांग्रेस ने दौड़ाई, बाकी के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम है बीजेपी ने दौड़ाई। इनके चीफ मिनिस्टर जो थे उन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि मेट्रो नहीं होनी चाहिए। खुराना साहब के रिकमेंडेशन थे कि नहीं होनी चाहिए मेट्रो। अरे अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली मेट्रो आपने विजेंदर गुप्ता, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, दिल्ली के लिए आपने 6 महीनों में आपने बजट भी पास किया, आपने क्या ऐसे विकास के कार्य किए? आपने स्वच्छता के नाम पे टॉयलेट भी नहीं बनवाए, आपने 15 टॉयलेट भी नहीं बनवाए। आपने दिल्ली के लिए किया क्या? आपने राष्ट्रीय मुद्दों पे धोखा दिया, आपने स्थानीय मुद्दों पे धोखा दिया, काला धन नहीं लाए। कौन से मुद्दे पर आप अटल रहे? आपने केवल एक चेहरा दिखा के, मोदी का चेहरा दिखा के खट्टर दिया। खट्टर ने हरियाणा में रामपाल को नहीं पकड़ पाए, दाऊद इब्राहिम की बात करते हो आप लोग बड़ी बड़ी बातें। नेशनल करप्ट पार्टी से नहीं लेंगे समर्थन, वहां पे जाके उनकी गोद में बैठ के सरकार बनाएंगे। हम अरविंद केजरीवाल डिस्कस कर रहे हैं विषय। आपसे ये सवाल है कि दिल्ली के लोगों का क्या होगा? आपके मोदी या अरविंद केजरीवाल से क्या होगा लोगों को? आप मुद्दे की बात कीजिए। शहजाद विजेंद्र भाई, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सर्वे के हिसाब से, बिल्कुल मैं आपको ही मौका दे रहा हूं। मैं अभी शहजाद पूनावाला की बात का जवाब नहीं चाहता हूं आपसे, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि सर्वे के हिसाब से नहीं बात कर रहे हैं, ये अपना ट्रैक कहीं और ले जा रहे हैं, और उस ट्रैक पे मैं जाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि अभी आखिरी में इनको एक जोक सुना के खत्म करूंगा, तब इनको पता लग जाएगा कि इन्होंने जो बात बोली उसमें कितना दम था और कितना नहीं। लेकिन सर्वे में 62% लोग अरविंद केजरीवाल को लोकप्रिय बताते हैं, और उनका ये मानना है कि चीफ मिनिस्टर के लिए वो बेहद फिट हैं। आपको इस लोकप्रियता से डर नहीं लगता? विजेंद्र जी। दीपक जी, मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, हर पार्टी की अपनी एक रणनीति है। देखिए, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, झारखंड में, जम्मू कश्मीर में और दिल्ली में हमने ये तय किया कि हम किसी भी प्रदेश में जहां पर चुनाव हो रहा होगा वहां मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करके चुनाव में नहीं जाएंगे, और पूरी पार्टी चुनाव लड़ेगी, और बाद में विधायक दल जो है हाई कमांड की सुझाव के अनुसार वहां पर अपना नेता चुनेगा। तो अगर हमारी पार्टी ने पूरे देश में एक प्रकार का नियम और कानून बनाया है और एक रणनीति बनाई है, तो बाकी पार्टियों को क्यों इस बात पर दर्द है? और ठीक बात है, जब जनता के बीच में हमारी तरफ से कोई एक नाम सामने नहीं है तो फिर जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो अपनी बात को एक बैलेंस वे में कहे। इसलिए हम चुनाव में जा रहे हैं, पूरी ताकत के साथ जा रहे हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ जा रहे हैं कि 60 सीटें हम दिल्ली में जीतेंगे, हमको ऐसा लगता है। लेकिन मोदी जी को तो आपने एक साल पहले डिक्लेयर कर दिया था, हरियाणा में भी सफलता मिली। लेकिन मोदी जी को तो आपने पीएम के तौर पर एक साल पहले डिक्लेयर कर दिया था। की रणनीति, मोदी जी को जो घोषित किया था वो भी पार्टी की रणनीति के तहत किया था। अच्छा, तो रणनीति बदल। और आज जो प्रदेश सरकारों के चुनाव में पार्टी ने ये यूनानिमिटी के साथ तय किया है, एक यूनिफॉर्मिटी के साथ तय किया है कि पार्टी चुनाव लड़ेगी, बिना किसी मुख्यमंत्री को
पूर्व में घोषित किए उम्मीदवार, तो इसमें कि बाकी पार्टियों को दर्द क्यों हो रहा है? और आपका क्वेश्चन वहीं पर इरेलेवेंट हो जाता है, क्योंकि जब हमारी तरफ से उस तरह की कोई पहल है ही नहीं अभी और हम सीधा चुनाव में जा रहे हैं, तो फिर हाँ, अगर आप ये सवाल पूछते कि आपको मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का चाहिए कि कांग्रेस का चाहिए कि आम आदमी पार्टी का चाहिए, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं लोग आपको इस सवाल का जवाब यही देते कि हमें दिल्ली में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का चाहिए, मुख्यमंत्री बीजेपी का चाहिए। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी का चाहिए कि कांग्रेस का चाहिए कि आम आदमी पार्टी का चाहिए, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं लोग आपको इस सवाल का जवाब यही देते कि हमें दिल्ली में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का चाहिए, मुख्यमंत्री बीजेपी का चाहिए। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल एनके सिंह सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, और वो ये है कि बीजेपी ने अपनी रणनीति में परिवर्तन किया, आखिर क्यों किया? और क्या उसको ये डर नहीं लगता कि 28% वोट जिसकी हम बात कर रहे थे, 28% लोग ये कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री चुनने के लिए वोट डाल रहे हैं, वो जाकर कहीं आम आदमी पार्टी की किटी में न चले? सबसे क्रूसियल सवाल यही है कि आखिर क्या वजह है कि मुख्यमंत्री को ये स्ट्रेटजी बीजेपी को ये स्ट्रेटजी बदलनी पड़ी कि हम मुख्यमंत्री नहीं बताएंगे। जनता जानना चाहती है कि हमारा राजा कौन होगा जो शासन देगा, हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा, ये देखना चाहती है। और प्रजातंत्र में ये फंडामेंटल है कि आप अपने लीडर की घोषणा करें कि हम मुख्यमंत्री किसे देने जा रहे हैं। अगर बीजेपी ये नहीं कर रही है तो दो ही कारण हो सकते हैं। मोदी का ओवर आर्किंग इन्फ्लुएंस, शायद उसी को कैश कराना है, क्योंकि बाकी लोग जो हैं उनका नेगेटिव कहीं ना कहीं होगा। एक तो ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है इनफाइट हो सकती है। बीजेपी ऐसी डिसिप्लिन पार्टी में अगर इनफाइट है तो मेरे ख्याल से दूसरा सोचने की जरूरत है। तीसरा जो सबसे बड़ा है कि सेकेंडरी टर्शियरी लीडरशिप ग्रो नहीं की बीजेपी में पिछले कुछ सालों में। उसका नतीजा ये हुआ कि यूनि लीडर ड्रिवन पार्टी हो गई। और आज तो सबसे ज्यादा है कि ये पूरी पार्टी यूनि लीडर, मतलब एकल चालकानुवर्ती जो संघ में कहा जाता है कि एक चालकानुवर्ती संघ है, उसी तरह से बीजेपी भी एक चालकानुवर्ती हो गई है, यूनि लीडर ड्रिवन पार्टी हो गई है। तो ये मेरे ख्याल से प्रजातंत्र में बहुत अच्छा नहीं माना जाता है कि एक लीडर पे सब कुछ आप रखें, क्योंकि ठीक है उसका वोट तो मिल रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर में ये कहीं ना कहीं सेकंड रैंक लीडर आने चाहिए थे। वो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल एनालिसिस करने पे कि ये गलत है। यहां पे अगर आप देखें, अरविंद केजरीवाल को अगर इतने के बावजूद आपने सारे क्वेश्चंस लिए, इतने के बावजूद अगर 62% लोग कह रहे हैं कि हाँ अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बनने के लिए सबसे मुफीद, सबसे मुनासिब हैं, तो मुझे लगता है कि ये एनालिसिस इस बात की तरफ ले जा रहा है कि आप अरविंद केजरीवाल को काउंट आउट नहीं कर सकते, रूल आउट नहीं कर सकते। अभी वो स्ट्रांग कंटेंडर है और बीजेपी के बाद नरेंद्र मोदी का तो मुकाबला खैर नहीं है, लेकिन अगर कोई चीफ मिनिस्टर के लिए मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट है तो वो है अरविंद केजरीवाल। ये मतलब इस सर्वे से साफ दिखाई दे रहा है। गिन्नी जी, नहीं, इसमें मैं एक बात अपने आप को लगता हूँ, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि एक ही नाम, क्योंकि ना तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना नाम रखा है ना कांग्रेस ने रखा है। अगर अरविंद केजरीवाल की जगह किसी का भी नाम होता XYZ इस देश में, तो हो सकता है यही रिजल्ट होता है। इसमें अरविंद केजरीवाल इसमें विशेष नाम नहीं है, ना अरविंद केजरीवाल की योग्यता इसमें आ रही है, क्योंकि एक पार्टी ने एक नाम रखा। अब जिससे भी पूछो कि XYZ इस देश में सबसे घटिया प्रवृत्ति के आदमी का भी नाम रख लो, उसपे भी यही सेम रिजल्ट आएगा, क्योंकि उसके कंपटीशन में कुछ है ही नहीं, ना भारतीय जनता पार्टी का है ना कांग्रेस का है। तो इसी वजह से रिजल्ट आ रहा है। एनके सिंह साहब इस बात से सहमत है, सारे लोग बात से सहमत होंगे, क्योंकि एक ही आदमी है, चाहे वो अच्छा है बुरा है। अब जनरल लोगों से पूछोगे तो अरविंद केजरीवाल, इसकी जगह कोई भी होगा। क्वेश्चन ये था कि मुख्यमंत्री पद के लिए दूसरा नाम ही नहीं है। देखो सबसे है, अगर सबसे कह रहे हैं आप, सवाल ये था क्या आप इस बात से सहमत हैं कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी के पास अरविंद केजरीवाल से अधिक लोकप्रिय उम्मीदवार नहीं है? लोकप्रिय सवाल का स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, और ये था कि बीजेपी के पास अरविंद केजरीवाल से लोकप्रिय उम्मीदवार नहीं है। उस सवाल का जवाब दिया लोगों ने, ये जवाब नहीं दिया कि सबसे अधिक लोकप्रिय कौन है। पिछले चुनाव में जब हर्षवर्धन जी का नाम भारतीय जनता पार्टी ने डिक्लेयर किया, तो उस समय आप देखेंगे कि बहुत तेजी से, क्योंकि बहुत बाद में आम आदमी बीजेपी ने उसका नाम घोषित किया था और बहुत तेजी से वो नाम ऊपर गया था। तो ये एक बात जनरल बात है, 1% का डिफरेंस है। 34% अरविंद केजरीवाल थे और 33% डॉक्टर हर्षवर्धन। वो बहुत बाद में, क्योंकि वो तो पहले दिन से इस बात को कह रहे थे अरविंद केजरीवाल। वो मेरे ख्याल से महीने, 1.5 महीने, 2 महीने पहले इस तरह की चीजें आई थी। तो लोगों के दिमाग पे जाने में कुछ चीजें लगती हैं। अब दिल्ली में सिर्फ एक ही नाम है। मैंने फिर कहा, अगर इसकी जगह अगर ये भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट को डिक्लेयर कर देती, कांग्रेस को डिक्लेयर कर देती, अच्छा कैंडिडेट होता, तो हो सकता है इससे डबल होता, इससे ऊपर नहीं होता। अब तुलना करने के लिए आदमी को जगह ही नहीं मिल रही, तो आदमी मजबूरी में क्या कह रहा है, एक नाम ले दे रहा है।
वो अलग बात है कि इनकी रणनीति के तहत इन्होंने नाम यही घोषित सवाल नहीं किया। अगर आप ये पूछते कि प्रधानमंत्री मोदी और अरविंद केजरीवाल में आप किसको वोट देंगे, तो नेचुरली रिजल्ट ये आता कि नहीं, मोदी को वोट देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं, यही है। आप सवाल पहले खोल देते हैं, आप सवाल पहले खोल देते हैं, आप सवाल पहले खोल देते हैं। सर अनुराग, अगला सवाल यही है और मैं यही कहने वाला था दीपक कि अगर मौलाना साहब पिछले सवाल के जवाब से खुश थे तो शायद इस सवाल के जवाब से उनकी खुशी गम में बदल जाएगी, क्योंकि सवाल यही था कि क्या नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल से बेहतर शासक हैं? क्या नरेंद्र मोदी केजरीवाल की तुलना में बेहतर शासक हैं? 73% लोग कहते हैं कि हाँ नरेंद्र मोदी बेहतर शासक हैं, 18% कहते हैं कि नहीं वो बेहतर शासक नहीं, और 9% को नहीं पता। अनुराग आपको क्या लगता है? अब इस 49 दिन की सरकार उन्होंने चलाई है और वहां अगर एक मुख्यमंत्री के तौर पर अगर आप शासक मान रहे हैं अब नरेंद्र मोदी को, तो 15 साल का शासन उनका गुजरात में रहा है, तो इस तुलना में कुछ रह नहीं जाता। 49 दिन वर्सेस 15 साल अगर मुख्यमंत्री वर्सेस मुख्यमंत्री मान रहे हैं, अगर आप प्रधानमंत्री के तौर पर 6 महीने के शासक के तौर पर मान रहे हैं, तो फिर आप मुझे एक पॉलिटिकल सवाल में फंसा रहे हैं, क्योंकि फिर भी मैं ये कहूंगा कि फिर 49 दिन बहुत कम थे अरविंद केजरीवाल को जांचने और परखने के लिए। हालांकि वो भाग खड़े हुए और उन्होंने भाग के खुद साबित कर दिया था कि वो शायद इस पद के लायक नहीं है। दीपक, जांचा, परखा और ना खरा उतरा जी, हमको तो ऐसा लगता है। क्यों मौलाना साहब? भाई दीपक भाई, बड़ी खूबसूरत चर्चा है आपकी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये अरविंद के लिए बहुत खुशी का मौका है कि उनकी कंपैरिजन और तुलना अगर की भी जा रही है बड़े पढ़े लिखों के दरमियान, तो देश के प्रधानमंत्री से की जा रही है। नहीं, वो अपनी तुलना करते हैं, और उसके पोस्टर भी लगाते हैं, नीचे और ऊपर किसी का नाम ही नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ 1-2 नाम तो आप दे दीजिए कम से कम। तुलना को कोई नहीं करता, अरविंद केजरीवाल खुद करते हैं इस तुलना को। इसीलिए तो बनारस भाग गए वो चुनाव लड़ने, उनको लगा कि प्रधानमंत्री को हरा के आएंगे, वो भी प्रधानमंत्री को हरा के आएंगे और देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। वो कहते हैं कि मैं सबसे ईमानदार हूं। दीपक भाई, कोई नहीं कहता कि अरविंद क्या सच्चा इंसान है, वो कहते हैं मैं सबसे सच्चा इंसान हूं। दीपक भाई, खुद उनके अपने व्याख्यान है जो भी है। दीपक भाई, मैं बनारस में अरविंद केजरीवाल के इलेक्शन को बहुत ही खूबसूरत इसलिए मानता हूं और हिंदुस्तान की मजबूती इसलिए मानता हूं क्योंकि अगर कोई मोहम्मद उवैस और मोहम्मद इमरान लड़े होते तो वो एक कॉम्युनल जंग कहलाती, क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में माहौल कैसा है। मगर दोनों की माएँ मुस्लिम नहीं हैं, हिंदू हैं, दोनों का एतकाद और दोनों का भरोसा अपने दीन पर, अपने मजहब पर है और दोनों धर्म को मानने वाले हैं। ये दो खड़े हुए, दो नजरिए के लोग आपस में लड़े हैं। अरविंद केजरीवाल ने ये हिम्मत जुटाई कि उन्होंने नरेंद्र मोदी की फिक्र के खिलाफ जंग लड़ी और उस जंग में उनको वोट 2000 नहीं 2 लाख मिले हैं। आप ये मत भूलिए कि एक नए आदमी का बनारस जैसे शहर में जाकर 2 लाख वोट ले लेना कोई खेल नहीं है, कोई खेल नहीं है। विन्नी भाई, खेल नहीं है। दरअसल देखो, मैं बता दूं, इसमें कोई बहुत आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है, क्योंकि एक वर्ग जो कभी भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे सकता था, वो सिर्फ उस पर्टिकुलर वर्ग ने मोदी को वोट दिया और उसी का नतीजा रहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में वोट उन्होंने खींचने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा हुआ, ये उल्टी बात है। लेकिन ये सिर्फ एक, मुझे लगता है कि एक पर्टिकुलर वर्ग का वोट गया और उसको इतना जहर उसमें उगला गया उस चुनाव के दौरान। साजिया इल्मी जी के स्टेटमेंट सब लोगों ने टेलीविजन पे देखे, किस तरह की बातें उन्होंने पार्टी के लिए और बात अंदर जाके की। वो अपने आप में उस बात की बहुत निंदा हुई इस देश में, इस तरह की राजनीति, घटिया राजनीति नहीं होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने वही जहर लोगों के दिलों में खोलने के बाद एक माहौल पैदा किया और वो वोट प्राप्त की। उसके अलावा कुछ नहीं था। अगर पब्लिक स्टैंड था तो आप बाकी दिखाते, बाकी सीटों पे आपने क्या नहीं किया, आपका असर तो कहीं नहीं दिखाई दिया। सिर्फ आपने जहर फैला के, ये सब पूरा देश ने देखा। जो साजिया इल्मी जी के स्टेटमेंट से लोगों ने अंदाजा लगाया था कि किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, कहां देश की राजनीति को ले जा रहे हैं, ये सब स्पष्ट हो गया था। इस पर ज्यादा चर्चा करने की मुझे जरूरत भी नहीं। मुकेश शर्मा जी, क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो अरविंद केजरीवाल से बेहतर शासक हैं? देखिए दीपक जी, मुझे सिर्फ 2 बात कहनी है। आपने बहुत समय बाद मुझे बोलने का मौका दिया है। भारतीय जनता पार्टी के पास श्री नरेंद्र मोदी के स्तुति गान के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। आप पार्टी के पास श्री केजरीवाल के स्तुति गान के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। दोनों पार्टियों का दिल्ली की डेवलपमेंट को लेकर, 2 मिनट मुझे बोलने दिया, मैं भी दिल्ली की डेवलपमेंट को लेकर क्या नजरिया है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज सर्दियों में दिल्ली में पावर कट हो रहा है और मैं विजेंद्र गुप्ता जी से एक बात जरूर पूछूंगा कि जिन सीटों पर बीजेपी हारेगी, क्या नरेंद्र मोदी हारेंगे या उनके एमएलए हारेंगे? ये बता दें। वो आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। बता दें वो। मेरा भी सवाल है, उसके बाद आप विजेंद्र भाई से सवाल पूछ लेना। मुकेश शर्मा जी, मेरा सवाल ये है
कि क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल की तुलना में बेहतर शासक है? मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आपके पास दोनों के स्तुतिगान के अलावा दिल्ली के लिए मुद्दा क्या है, आप बताएं। दिल्ली की जनता के लिए क्या करना चाहते हैं आप दिल्ली की जनता पर डिबेट करिए। अरे मैं दिल्ली की जनता सर्दियों में पर बहुत डिबेट कर रहा हूं। पीने का पानी नहीं आ रहा है, बिजली के लोड बढ़ रहे हैं, क्या बात करते हैं आप स्तुतिगान कर रहे हैं उनका। शहजाद, ये जो तुलना, नहीं, मैं स्तुतिगान नहीं कर रहा हूं, मैं तो जनता से पूछा, एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल की तुलना में बेहतर शासक है? नतीजे आने दीजिए, आपको पता लग जाएगा। दिल्ली का नागरिक होने सवाल पूछना मेरा काम है। ये इसका जवाब ये है, हमारी नजरों में दोनों ही शासक नहीं है। दोनों ही शासक नहीं है, ठीक है। शहजाद, मैं तो केवल एक लाइन में कहूंगा कि 6 महीने का अनर्थ या 39 दिनों का अनर्थ, ये दोनों की तुलना आप कर रहे हो। एक ने कम अनर्थ किया है, दूसरे ने ज्यादा अनर्थ किया है। अब वो कितना अनर्थ हुआ है लोगों का, दिल्ली के लोगों का और देश के लोगों की बर्बादी हो रही है। काले धन पे काला मुंह हो गया है और बिजली के क्राइसिस में इनकी बिजली गुल हो गई है। ये सारी दुनिया देख रही है, देश देख रहा है। तो दोनों अनर्थों के बीच में क्या तुलना की जाए? दुनिया और देश देख रहा है, लेकिन ब्रेक का वक्त हो गया है फिलहाल टुनाइट विद दीपक चौरसिया में। लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि क्यों भगदड़ मची है आप पार्टी में और उसका क्या प्रभाव होने जा रहा है। अनुराग इस सवाल का जवाब देंगे ब्रेक के बाद। दिल्ली में किसकी सरकार, ये जानने के आखिरी सवाल के लिए चलते हैं हम अनुराग के पास। दीपक जी, सर्वे में आखिरी सवाल जो जनता से पूछा गया वो ये था कि आप और कांग्रेस के नेताओं का पार्टी छोड़कर जाना क्या इस बात का संकेत है कि बीजेपी का पलड़ा भारी है? आप देखिए 67% लोगों ने कहा है कि हां, बीजेपी का पलड़ा भारी हो जाता है इससे। 28% कहते हैं कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और 5% ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता कि ऊंट किस करवट बैठेगा। बिल्कुल, बीजेपी का पलड़ा भारी है। एनके सिंह साहब, आपको क्या लगता है इसको देखने के बाद, ये जो भगदड़ मची है आपके अंदर, आपके रिबेल्स लगातार भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस के जो असंतुष्ट लोग हैं उनको लग रहा है उनके अंदर भगदड़ मची हुई है, ये क्या दर्शाता है कि बीजेपी के पक्ष में मोमेंटम बन रहा है? क्योंकि जब जहाज डूब रहा होता है तो सबसे पहले उसके छोटे मोटे लोग भागना शुरू कर देते हैं। हाँ, नहीं, लेकिन जहाज डूबता क्यों है? जहाज में कोई छेद होता है तब डूबता है, किसी ने बम गिरा दिया तब डूबता है। यहां पे अगर आप देखें तो अचानक जो आपका जहाज था उसमें लीडरशिप की, कहीं कैप्टन की प्रॉब्लम थी, क्योंकि कैप्टन के लिए माना जाता है कि लीडरशिप की शर्त होती है कि उनके जो फॉलोअर हैं वो हैबिचुअल लॉयल्टी टेंडर करें, उनकी निष्ठा हैबिचुअल होनी चाहिए। यहां पे 6 महीने के अंदर पार्टी के आए हुए 2 साल भी नहीं हुए और उसमें लोग जब भाग रहे हैं और लीडरशिप को एक चैलेंज देके भाग रहे हैं, हर आदमी लीडरशिप को कह रहा है कि नहीं डिक्टेटोरियल हैं या कुछ कर नहीं रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अरविंद को फिर से अपने को फाइन ट्यून करना पड़ेगा कि कहीं लीडरशिप में प्रॉब्लम तो नहीं है। पॉलिटिकल लीडरशिप बिल्कुल अलग होती है, आंदोलन में आप खड़े होते हैं, अन्ना के बगल में खड़े होते हैं, या आपका अपना भी क्रेडिबिलिटी है, वो एक अलग एस्पेक्ट था। लेकिन आज अरविंद की लीडरशिप को लेकर, और यही बात कांग्रेस के लिए भी है, मुकेश शर्मा जी इसको शायद नहीं माने, उनका वैसे न मानना चाहिए उनको, लेकिन फैक्ट ये है कि कांग्रेस भी जो रिक्वायर्ड लीडरशिप है वो नहीं दे पाई। तमाम जब ऐसे मुद्दे आए, करप्शन पे तन के खड़ा होना या इन तमाम चीजों को लेके, तो जनता चाहती थी, सिग्नल भी भेजा, उस सिग्नल को मोदी ने कैच कर लिया, लेकिन कांग्रेस के लीडर्स नहीं कर पाए। आज भी वही स्थिति है कि अगर जुझारू लीडरशिप दें तो मेरे ख्याल से ये वैक्यूम जो बना हुआ है, जो अरविंद के छोड़ने से खाली हो रहा है, वो भी कांग्रेस फिल कर सकती थी, लेकिन उसको आके नरेंद्र मोदी को फिल कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी के फिल करने से हो ये रहा है कि हर पार्टी में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस से भी भाग रहे हैं। बीएसपी वगैरह है नहीं, एक बीएसपी जो एक जमाने में 14% तक ले गई थी अपने सपोर्ट बेस को, लेकिन आज बीएसपी कहीं नजर नहीं आती है। तो ये पूरा का पूरा लीडरशिप क्राइसिस है जो इन पार्टियों में है, जिसकी वजह से इस समय, और बीजेपी की लीडरशिप अभी भी जबरदस्त है, मोदी के नेतृत्व में लीडरशिप जबरदस्त चल रही है। लिहाजा ये सारे आप जो देख रहे हैं भगदड़, जहाज डूबने का, लगभग सभी जहाज डूब रहे हैं और जहाज एक ही चल रहा है, वो है बीजेपी का। कब तक चलेगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन यह फैक्ट है कि बीजेपी की लीडरशिप इस समय इंटैक्ट है और क्रेडिबिलिटी बहुत हाई है उसकी। आपकी क्रेडिबिलिटी लो है मौलाना साहब, साफ दिख रहा है सर्वे में। नहीं, मैं भाई दीपक भाई, अब ये बड़ा मसला हो जाता है कि सर्वे की जो बात अगर मुझे समझ में नहीं आती तो मैं मना कर दूं, और जो बात अच्छी मेरे मुताबिक हो मैं हाँ कहूं। मैं इसको नहीं मानता, जो मेरा नजरिया है मैं उसे पेश करता हूं। आपका सर्वे जो भी हो, बट मैं ये कह सकता हूं कि पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल कमिटमेंट होती है। जहां तक चलने वाले को लगता है कि उसका कुछ फायदा हो सकता है वो चलता है,
और जहां उसे लगता है उसका फायदा नहीं होगा चलने से तो वो अपनी जगह बदल देता है, और ये बुरा भी नहीं माना जाता सियासत में। हाँ, एक बात जरूर है, जो लोग भी अरविंद केजरीवाल के साथ नजरिए के साथ जुड़े हुए हैं वो अरविंद को कभी नहीं छोड़ेंगे जब तक कि उन्हें इस बात का यकीन ना हो जाए। अब बचा कौन है? उनकी फाउंडर मेंबर टीम तो पूरी चली गई। मैं भाई इतना कह सकता हूं, जितने जाने वाले हैं उससे कहीं ज्यादा आने वाले हैं। आप ये भी देखिए कि सियासत आने वालों से जंग जीतने का नाम है, जाने वालों से नहीं। वो जाने वाले हो सके तो लौट के आना। गाना गाते हैं अरविंद केजरीवाल रात में कभी अकेले बैठ के? बिल्कुल भी नहीं। एक बात इसमें बिल्कुल भी नहीं। विनोद कुमार बिन्नी जी गाते होंगे गाना? हाँ, वो जाने वाले हो सके तो लौट के आना। बिल्कुल हो सकता है किसी संकोच की वजह से हो सकता है ना कह पाते हैं ओपन, लेकिन अकेले में जरूर इस बात को महसूस करते होंगे, क्योंकि हो सकता है कि जैसे इनकी एक आदत है कि आप कोई भी आदमी जा रहा है उस पर लांछन कर रहे हैं कि तो बीजेपी का एजेंट है, कांग्रेस का एजेंट है, इसको तो टिकट चाहिए था, इसको तो मंत्री पद चाहिए था, लेकिन सारे सवालों की पुष्टि वहां सब चीजें गलत हो जाती हैं जब शांति भूषण जैसे इंसान को ये कहना पड़ा कि इस पार्टी में अरविंद केजरीवाल में क्षमता नहीं है कि वो इन लोगों का नेतृत्व कर पाए। ये इससे बड़ा क्वेश्चन मार्क कोई नहीं लग सकता। क्या शांति भूषण जी को टिकट चाहिए? क्या शांति भूषण जी को कोई मंत्री पद चाहिए? क्या उनको किसी चीज की लालसा हो सकती है? और उस आदमी ने जिसने पार्टी को खड़ा करते वक्त करोड़ों रुपए डोनेशन दिया, उस आदमी ने भी इस सवाल को खड़ा किया, तो इसके बाद कोई विषय नहीं बचता है कि किसी के ऊपर कुछ कहे। ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि अरविंद केजरीवाल में वो क्षमता नहीं है कि वो लोगों का नेतृत्व कर पाए, और उनका इतिहास जो अब तक का बताता है। मैं पहले भी आपके चैनल में 2 बार कहा, फिर बता देता हूं, टाटा से लेकर आज तक जहां जहां जिस जगह वो रहे, एक जगह वो बता दें कि उन्होंने एक विशेष काम कहीं किया हो, ये अपने आप में बताता है कि उनके अंदर एक ड्रामा करने का हो सकता है, एक नाटक करने की एक कला जरूर हो सकती है, लेकिन उसमें क्षमता नहीं है कि वो लोगों का नेतृत्व कर पाए। देखिए विजयन भाई, कंक्लूड करने के लिए 67% लोग कह रहे हैं बीजेपी का पलड़ा भारी है। आप खुश हैं या आप कॉशियस हैं? नहीं, मुझे लगता है दीपक जी, ये तो जो आखिरी प्रश्न है ये तो पूरी डिबेट को दूध और पानी का पानी कर देता है कि 67% लोग ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है, और दूसरा वो ये भी मानते हैं कि दोनों पार्टियों के लोग अगर पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि दोनों पार्टियां डूबने के कगार पर हैं। तो इसलिए सारी जो है जेडीयू छोड़ के कांग्रेस है। लेकिन अभी कह रहे थे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कि कुछ आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि कांग्रेस के कौन से नेता बीजेपी के, मुझे नाम बताइए। कांग्रेस के पार्टी को बने हुए अभी जुम्मा 1.5 साल नहीं हुआ और उसमें आयाराम गयाराम हो रहा है। उसके 80% फाउंडर मेंबर या लीडर या तो पार्टी छोड़कर चले गए, तो वो तो यही हो गया कि वो अपनी जो नेचुरल जो उनकी कर्मभूमि है वहां पे वापस जा रहे हैं। उनका समावेश हो रहा है, जहां से आए थे वहां से समावेश हो रहा है। और ये पार्टी मुझे ये बताइए माफ कीजिएगा, मुझे आप दोनों को यही रोकना पड़ेगा। कांग्रेसी नेता नीति को भाई, मुझे आपको यही रोकना पड़ेगा, हरियाणा से महाराष्ट्र तक। अरे लेकिन जीत तो रहना शहजाद पूनावाला, जीत वही जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर। वाह वाह, कांग्रेस मुक्त भारत कहते और फिर कांग्रेस के नेता को लेते, ये बढ़िया एक सिद्धांत जो आपने कहा कि तो कांग्रेस अपने वालों को जिता नहीं पाती है तो बीजेपी वाले जिता के भेज रहे हैं, उसमें क्या आपकी समझ है? ये आपकी समझ है। हमारे पास भी बहुत सारे लोग छोड़ के आए हैं इनकी पार्टी। पूनावाला, जो जीता वही सिकंदर। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में हम भी जीते दीपक जी। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज के लिए इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और मैंने क्या कहा, जो जीता वही सिकंदर। आई एग्री विथ यू।